को होने वाले कार्यक्रम पर शरद पवार ने तंज कसते हुए केंद्र को कोरोना पर ध्यान देने की नसीहत दी। शरद पवार ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाने से कोरोना खत्म होगा। पवार के इस बयान पर सियासत गर्मा गई और एनसीपी अध्यक्ष के बयान बीजेपी ने इसमें पलटवार किया। वहीं शिवसेना और कांग्रेस भी इसमें कूद पड़े। कोरोना के साथ निपटने में इनको आई हुई विफलता छुपाने के लिए इस प्रकार के विषय को सामने न ले आए। 450 वर्ष की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सफल हुई है। यह श्रद्धा का विषय है। किसी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास देश का कोई भी नेता न करे। राम के नाम से चेष्टा करने का एक अनोखा आनंद आता है। मैं शरद पवार जी से कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, फिर वहां जो कोरोना की आग लगी है, आज 8,500 रोज नए कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में होते, 3 लाख का आंकड़ा पार किया। कोरोना मृतदेह अस्पताल से गायब होते हैं के लिए आपने क्या किया? राम मंदिर के निर्माण के लिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई उस चक्कर में। अब रही बात कि भाई 5 अगस्त को न्योता दिया नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा रिश्ता दिल से है, उनसे जुड़ा हुआ, हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर। दिया ठीक है, दिया, अगर दिया तो जाना नहीं जाना उसके ऊपर उसका निर्णय आदरणीय उद्धव साहब करेंगे। हमारी प्राथमिकता उनको सभी को कोरोना से मुक्त करने की प्राथमिकता है और उसमें हम जुड़े हुए, वो भी प्रभु रामचंद्र की ही सेवा है। स्वागत करूंगा। श्री राम जी सूर्यवंशी क्षेत्रीय राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। वो जाएंगे तो एक तरह से वहाँ पूजा पाठ करेंगे तो लोगों में भी एक संदेश जाएगा कि जात पात से ज़्यादा जो काम है वो महत्व का है, मंदिर बनाना महत्व का है। तो वही तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। उत्तराखंड के नैनीताल में एक गुलदार ने घर में घुसकर कुत्ते का शिकार किया। बताया गया कि 15 दिनों में गुलदार का ये दूसरा हमला था, जिसमें वो घर में घुसकर एक कुत्ते को मुंह में दबाकर फरार हो गया। इस हादसे की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में एक गुलदार रिहायशी इलाके में घूमता दिखा। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियों की मदद से एक घर की छत पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। अगले ही पल जब एक कुत्ता छत पर आया तो उसे दबोचने की कोशिश की। कुत्ते का पीछा करते हुए घर में घुस गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और घर से बाहर लौट आया। 2 कुत्ते उसका पीछा करते हुए घर की छत पर पहुंच गए। इसी बीच शिकार के इंतजार में छिपकर बैठे गुलदार ने कुत्तों पर हमला बोल दिया और फिर उनमें से एक कुत्ते को उठा ले गया। हमले की भनक लगते ही कुत्ते को बचाने के लिए घर के लोग छत की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जंगल में इनको शिकार नहीं मिल पाया, इनका भूख लगती है, तो अब ये रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानों पे खतरा बढ़ गया है। मुंबई पुलिस ने लोगों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करने की नसीहत दी है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि स्मार्टफोन में जोकर नाम के खास तरह के कंप्यूटर मालवेयर से सावधान रहने की जरूरत है। मालवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है जिसे किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। मोटे तौर पर यह किसी वायरस की तरह ही काम करता है। जोकर नाम के मालवेयर का काम लोगों के स्मार्टफोन में घुसकर उनके बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां हासिल करना और फिर उनके बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड को साफ करना है। अब तक मुंबई पुलिस के पास ऐसे कुछ मामले पहुंच चुके हैं, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर को भी कुछ ऐसे ऐप की शिकायत की गई जिनके जरिए ये मालवेयर लोगों के फोन में घुस सकता है। ऐसे 11 मोबाइल ऐप अब तक गूगल प्ले स्टोर से हटाए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये मालवेयर किसी भी एसएमएस या फिर किसी विज्ञापन के जरिए फोन में दाखिल हो सकता है। कोरोना फैलने की वजह से बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक बार फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलने पहुंच गए। इस बार पप्पू यादव बिहार के बेतिया में बुलेट की सवारी करते हुए लोगों के बीच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और पैसे भी बांटे। लेकिन पप्पू यादव के दौरे के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखा और न ही वो खुद मास्क लगाए दिखे।
इससे पहले 17 जुलाई को मधुबनी में नाव में कुर्सी पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले थे और उस दौरान भी ना तो पप्पू यादव का चेहरा ढका दिखा और ना ही आसपास खड़े लोगों का 2 गज की दूरी के नियम का पालन भी कहीं नजर नहीं आया। बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बिना मास्क के, बिना जरूरी कार्यों के घर से ना निकलने की हिदायत दी गई है। लेकिन ऐसे में इस लॉकडाउन में जनता से संपर्क करने के लिए पप्पू यादव नए मार्गों की खोज कर आम जनों से मिलने पर चल पड़े। तो ये 2 तस्वीरें 17 जुलाई को जब वो मधुबनी पहुंचे थे और नाव में कुर्सी लगाकर वो प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए थे। वहीं 19 जुलाई की तस्वीर जहां वो बुलेट की सवारी करते नजर आ रहे हैं, उनके पीछे एक शख्स उन पर छाता लगाए नजर आ रहा है। ना वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ का मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिससे बद्रीनाथ जाने वाले कई लोग बीच में ही फंस गए। चमोली में कुछ दिनों पहले हुई बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए और पहाड़ खिसकने से हाईवे पर पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। पहाड़ से बड़े बड़े चट्टानों के गिरने का सिलसिला इसी तरह कई घंटों तक चलता रहा। कई बार तो बड़े चट्टानों के गिरने से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं पहाड़ का मलबा गिरने से बद्रीनाथ की ओर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। रास्ते पर मलबा गिरने से दोनों तरफ कई गाड़ियां भी फंस गईं। भूखे प्यासे लोग हाईवे के खुलने का इंतजार करते दिखे। हालांकि बंद रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन की टीम भी वहां पहुंच गई और वो भी पत्थरों के रुकने का इंतजार करती रही। एक्चुअली रात से बंद है और अभी तक ना खुलने का कारण ये है कि लगातार ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है और अभी कुछ पत्थर रुके हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की की मौत गुस्साए लोगों ने जमकर उस पर हंगामा किया। गांव वालों का आरोप है कि कुछ लोग लड़की को उसके घर से उठाकर ले गए और उसकी रेप के बाद हत्या कर दी, जिसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 31 को जैम कर हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घटना वाली जगह पर पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले गांव वालों ने सड़क पर खड़ी एक बस में आग लगा दी, जिसके बाद बस से आग की लपटें उठने लगी। मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं नेशनल हाईवे पर हुए बवाल की वजह से लंबा जाम लग गया। रेपिस्ट लोगों को और मर्डरर को तृणमूल कांग्रेस सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, शरण दे रहा है और इसीलिए लगातार खून और धर्षण का घटना, बलात्कार का घटना बार बार बढ़ रहा है। और इसीलिए हमने मांग कर रहा है जो जितना जनो विस्फोट इस घटना को लेके हुआ, सरकार सचेत हो जाए और सरकार अभी इस रेपिस्ट का खिलाफ कड़े से कड़ाई कार्रवाई करे और महिला का सम्मान सुनिश्चित हो। चीन के टिएनजिन में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां गश्त लगाती नजर आईं। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये गाड़ियां कई तरह के काम कर सकती हैं, जिन्हें वहां के एक पार्क में तैनात किया गया। सामने आए वीडियो में ऐसी ही एक गाड़ी पार्क में गश्त लगाती नजर आई। इस गाड़ी में कई कैमरे और सेंसर लगे हैं, जिनकी मदद से ये पूरे इलाके की निगरानी करती दिखी। ऐसी ही एक गाड़ी को चलती फिरती दुकान में तब्दील किया गया। पार्क में घूमने वाले लोग इस गाड़ी से खरीदारी करते दिखे। 5G तकनीक से लैस इस गाड़ी को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल इन गाड़ियों का ट्रायल हो रहा है, जिसमें कामयाब होने के बाद इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो सकता है। देश की अदालत ने राम मंदिर निर्माण पर अपना फैसला सुनाया तो सवाल यही था कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, कब भूमि पूजन होगा, कब मंदिर की नींव रखी जाएगी। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से उस वक्त बड़ी खबर आई जब ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। इस ऐलान के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था एक बार फिर हिलोरे मारने लगी। श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए एक बृहद योजना तैयार की है।
आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तय हो चुकी है राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख। पांच अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में करेंगे भूमि पूजन। काशी के पुरोहितों के हाथों पड़ेगी मंदिर निर्माण की नींव। ये वही ईंट है जिसके अनुष्ठान पर दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था हिलोरे ले रही है। ये वही 40 किलो वजनी चांदी की पावन ईंट है जिससे राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। चांदी की दमकती हुई ईंट उसी शिला पूजन का हिस्सा है जिसे 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रखेंगे। शिला पूजन के समय ये चांदी का है पूरा, शिला पूजन के समय ये रखा जाएगा और मोदी जी के हाथ से रखा जाएगा। एक तरफ देश कोरोना की वजह से कई मुश्किलों का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर चीन के साथ विवाद लगातार खींचता जा रहा है। ऐसे में असमंजस बना हुआ था कि राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की तारीख कब होगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम का जिक्र करें तो 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक पीएम अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सुबह 8 बजे से ही भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि अनुष्ठान काशी के पुरोहित संपन्न कराएंगे। ये 5 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि सावन का आखिरी दिन है। इस दिन सर्व सिद्धि योग माना गया है। इस लिहाज से ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर इस दौरान भूमि पूजन किया जाए तो सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लिहाजा इस शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। यही देखकर इस तिथि को फाइनल किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार राम मंदिर निर्माण की भव्यता को लेकर भी कुछ नया किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि कुछ अहम बदलावों के साथ राम मंदिर का मॉडल दोबारा बनाया जाएगा। ट्रस्ट में महासचिव चंपता ने बताया कि अब रास्ता साफ हो गया है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाए। इसके लिए अब L&T के जो इंजीनियर हैं और जो आर्किटेक्ट हैं गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा, उनको इस जिम्मेदारी जारी है कि नक्शे में बदलाव करते हुए अब उस पर काम शुरू कर दें। 147 फीट की जगह 161 फीट मंदिर ऊंचा होगा। यही नहीं, अब 3 गुंबद के बजाय मंदिर में 5 गुंबद बनवाए जाएंगे, यानी कि यह मंदिर अब और भव्य होगा। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मंदिर के मॉडल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहले ये मंदिर आयताकार था, लेकिन अब इसे क्रूसीफॉर्म आकार में तैयार किया जाएगा। पहले मंदिर में 2 मंडल तैयार किए गए थे, लेकिन अब 5 मंडल होंगे। गर्भगृह के ऊपर मुख्य गुंबद के अलावा 3 मंडल गर्भगृह के बाद होंगे। उसके बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा मंडप होगा। पहले मंदिर का आकार 313 गुणा 149 फीट था और अब इसका आकार 344 गुना 235 फीट किया जाएगा। मंदिर के शिखर की ऊंचाई पहले 138 फीट थी, जिसे बढ़ाकर अब 161 फीट कर दिया गया है। पहले मंदिर में लगने वाले पत्थर की मात्रा 2,43,000 घन फीट आंकी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,75,000 घन फीट कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर के क्षेत्रफल में भी बदलाव किया जाएगा। मंदिर के स्वरूप पे क्या चर्चा हुई है? स्वरूप पे चर्चा हुई। लोगों की इच्छा थी कि भव्यता और दिव्यता के साथ समझौता न किया जाए। ट्रस्ट की भी इच्छा यही थी, तो उसको ध्यान में देते हुए अभी जो दिया गया था जिस आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, उन लोगों ने जो सॉइल टेस्ट वगैरह किया उसके आधार पर में हुआ कि नहीं, उसको थोड़ा सा विस्तार हम कर सकते हैं। तो उसकी हाइट में 161 फीट कर दिया गया, जो 141 फीट था। चौड़ाई में जो पहले 3 गुंबद था 5 गुंबद हो गया। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी सारी जगह को समतल भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मंदिर के निर्माण का काम जिस लार्सन एंड टर्बो कंपनी को सौंपा गया था, वो मिट्टी की ताकत का आंकलन करने में भी जुट गई है। इसके अलावा 1990 से गुजरात के जिन आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के कंधों पर
इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी थी, वही इसे आगे भी देखते रहेंगे। लार्सन टुब्रो 60 मीटर गहराई तक मिट्टी के सैंपल ले रहा है और वो सैंपल लेकर उसका रिपोर्ट आएगी। 200 फीट नीचे, 60 मीटर नीचे मट्टी की ताकत कितनी है, इसके आधार पर नींव की ड्राइंग तैयार होगी। पत्थर कहाँ से आएगा, पत्थर कौन लाएगा, पत्थर की ड्राइंग कौन तैयार करेगा, इस बारे में निर्णय हो गया कि 1990 से सोमपुरा मार्बल, सोमपुरा सीबी चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो इसको देख रहे हैं वही भविष्य में देखते रहेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ लोगों से सहयोग लिया जाएगा, लेकिन ये सब उसी वक्त शुरू होगा जब कोरोना काल के हालात सामान्य हो जाएंगे। परिस्थितियां सामान्य होंगी तब हम 10 करोड़ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। इस पर आज आम सहमति बनी है। मुहूर्त देख करके तो काम होते हैं ना, इसलिए ये किया है। फिर ये कोरोना का संकट जब एकदम ठीक हो जाएगा तब धन संकलन के लिए हम देशव्यापी अभियान करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने की खबर से संत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। संत समाज अब 5 अगस्त की तारीख का शिद्दत से इंतजार कर रहा है, जब पीएम मोदी के हाथों से राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। अयोध्यावासी बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और जो भी होगा, कितना सम्मान उनके किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। विगत लगातार हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, साधु संतों ने संघर्ष किया, जिसका परिणाम है कि इतने दिनों लगातार संघर्ष के बाद ऐसा पुण्य घड़ी आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन, शिला पूजन के लिए आवेंगे, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को देने और वहां भव्य राम मंदिर निर्माण करने का फैसला दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी। लेकिन कोरोना काल की वजह से देश में हुए लॉकडाउन ने हालात को जस का तस बना दिया था। लेकिन अब एक बार फिर जब राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है, तो सियासत के गलियारों में बेहद खुशी है। उसका परकोटा जो बनेगा वो भी भव्य दिव्य बनेगा परकोटा, तो ये सब में आप समय लगने वाला है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में समय नहीं लगने वाला है। भूमि पूजन होते ही मंदिर का निर्माण काम ये प्रारंभ हो जाएगा। जाहिर है 5 अगस्त की तारीख हिंदू जनमानस के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है, क्योंकि यही वो तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रखे जाने वाली इस चांदी की ईंट पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। बिहार में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। गया में सबसे ज्यादा 4 लोगों की, जबकि पूर्णिया में 3 और बेगूसराय में 2 लोगों की जान गई है। सहरसा, पटना, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा में बिजली गिरने से एक आदमी की मौत हुई। झारखंड के हजारीबाग में भी बिजली गिरने से 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बरसात की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कुमाऊं क्षेत्र में मदनकोट के नजदीक बारिश के तेज पानी की वजह से एक छोटे से पुल का एक हिस्सा तक बह गया। तेज बरसात की वजह से आसपास के इलाकों में लोगों का आना जाना तक बंद हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से वहां कई मकानों में पानी भर गया, जिसके बाद घरों के अंदर रखे जो सामान थे वो पानी में तैरते नजर आए। वहीं कुछ जगहों से पानी ऐसे गिर रहा था कि मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। ये भी बताया गया कि मुनस्यारी में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से यहाँ की सेनकी और डिक्रोंग नदियाँ
उफान पर आ गई। दोनों नदियों के किनारे बसे कई गांवों में पानी भर गया और कई मकान पानी में बह गए। इतना ही नहीं, नदियों का पानी ईटानगर की गलियों में भी घुस गया। पानी जिस तरह से गया, वहां के आसपास के मकान और दुकान उसमें बह गए। पानी के बहाव को देखकर लगा जैसे गलियों के बीच से नदी ने अपना रास्ता बना लिया। वहीं केदारनाथ से सांसों को अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक ट्रैक्टर भारी भरकम सामान लेकर केदारनाथ जा रहा है। खास बात यह कि ये ट्रैक्टर सामान को लेकर सीढ़ियों के रास्ते जा रहा है। इस दौरान कुछ लोग इस भारी सामान को रस्सी से बांधकर पकड़े हुए दिखे, जबकि कुछ लोग ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर बैठे हुए हैं ताकि ट्रैक्टर पर नियंत्रण बना रहे। इस दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा सी चूक से ट्रैक्टर खाई में गिर सकता है। उधर केरल के कोच्चि में अचानक उठी समंदर की लहरें पास की बस्ती में घुस गई। लहरें इतनी तेज से आईं कि लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। समंदर की लहरों में इतनी तेजी थी कि इसकी वजह से चेलानम इलाके में समंदर किनारे बना एक मकान पूरी तरह से ढह गया। लहरों की चपेट में 4 दूसरे मकान भी आए। हालांकि इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन समंदर का पानी बस्ती में इतनी दूर तक पहुंच गया कि उसने कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। पीएम मोदी ने कोरोना और बाढ़ के हालात पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की बातचीत हुई उसमें बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये वो राज्य हैं जो कोरोना के साथ बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। चीन विस्तारवाद की जिस नीति पर चल रहा है, उसके रास्ते में भारत और अमेरिका किसी बड़े रोड़े से कम नहीं है। लिहाजा चीन इन दोनों देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जहां भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, वहीं अमेरिका ने भी चीन को धूल चटाने के लिए अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अमेरिका ने तेज किया सुपर डुपर मिसाइल बनाने का काम। अमेरिका की सुपर डुपर मिसाइल की आहट से सहमत चीन। I call it the super duper missile, and I heard the other night 17 times faster than what they have right now. Then you take the fastest missile we have right now. You've heard Russia has 5 times, and China's working on 5 or 6 times. We have one 17 times, and it's just gotten the go-ahead. 17 times faster, if you can believe that, General. That's something, right? 17 times faster than what we have right now. करीब 2 महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सुपर डुपर मिसाइल बनाने का ऐलान किया था। 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया था कि जल्द ही अमेरिका एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा जिसका तोड़ चीन क्या रूस के पास भी नहीं हो। तो अब जो खबरें आ रही हैं उससे चीन की घिग्गी बंद गई होगी, क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका की मिसाइल पावर में बड़ा इजाफा होने वाला है। दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की एक ऐसी सलाहियत सुपर पावर के हाथ लगने वाली है जिससे मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अमेरिका से आ रही खबरों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में चीन से चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि यानी आवाज से 17 गुना तेज है। अमेरिकी सेना ने इस सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी दी है। इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण इसी साल मार्च में प्रशांत महासागर में किया गया था। बहुत आधुनिक हथियार जो है अमेरिका ने अनाउंस किया है। जाहिर सी बात है इस स्पीड का हथियार पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, और चाइना जिसने अक्टूबर पिछले साल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की नुमाइश करी थी परेड में, वो अब कहीं ना कहीं घबरा गया होगा, क्योंकि इतनी
ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। अमेरिका चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, तो उसके निशाने पर सबसे ज्यादा बढ़त हासिल कर उससे सुपर पावर की गद्दी छीनना चाहता है। इसके लिए वो घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है और इन्हीं मिसाइलों के दम पर अमेरिका से भिड़ने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसका ये ख्वाब ही रह जाएगा। अमेरिका ने सुपर डुपर मिसाइल के रूप में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लगभग तैयार कर लिया है जिसकी जद में पूरा चीन आ जाएगा। वजह है सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबियां। हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में काफी ऊपर से सटीक निशाना लगा सकती है। ये मिसाइल 1600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये अमेरिकी सेना में शामिल टॉमहॉक मिसाइल से 10 गुना तेजी से टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल रडार को भी चकमा दे सकती है। इसकी स्पीड ध्वनि से बहुत तेज होती है क्योंकि इसमें ड्रैग बहुत कम है और ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके ये स्पीड एक्वायर करती है और बहुत हाई मैनोवरेबिलिटी होती है और ये एंटी शिपिंग, एंटी मिसाइल के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका कोई दुनिया में तोड़ नहीं है। चीन और रूस समेत दुनिया के देश ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कहीं आगे की तैयारियों में जुटा है। अमेरिका के डिफेंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मार्क लेविस ने पिछले दिनों दावा किया कि अमेरिका अगले 4 साल में ऐसी 40 हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करेगा। यही नहीं, अमेरिका जल्द ही एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी कर सकता है। हालांकि ये मिसाइल परमाणु शक्ति से लैस नहीं होगी। 17 मिसाइल और उसके एसोसिएटेड हाइपरसोनिक मिसाइल पे काफी काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो जो उसने दुनिया के सामने अक्टूबर के महीने के अंदर जो उजागर किया था उसमें कई कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए वो अभी उस पर शोध कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आमतौर पर ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। इन्हें काफी ऊंचाई से दागा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2019 में ही अपने रक्षा बेड़े में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड को शामिल करने का ऐलान किया था। वहीं चीन ने रूस से 2 महीने पहले अक्टूबर 2019 में अपने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी दी थी। लिहाजा इन दोनों देशों से मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का बेड़ा तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पिटाई के 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं चोरी के आरोपी को भी जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप पर पहले से भी चोर पर ये केस दर्ज थे और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जिस दुकान से ये बदमाश चोरी कर रहा था उसी के मालिक ने अपने साथी के साथ घटना को अंजाम दिया। इसके साथ जो मारपीट हुई है उसकी वीडियो भी हम लोगों ने देख ली है। लोगों को पहचान लिया कि इन लोगों ने मारपीट की है और जिन लोगों ने इसकी मारपीट की है उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो ये समाचार है कि वो दलित समुदाय का है, उसकी पिटाई हुई है, वो गलत है। ये दलित समुदाय का या SC ST वर्ग का नहीं है। महाराष्ट्र में इस बार बकरीद के लिए बकरों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। कोरोना संकट की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में बकरीद के लिए बकरों की मंडी नहीं लगाई जाएगी, बल्कि जो कोई भी बकरे खरीदना चाहता है उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके बकरे मंगवाने पड़ेंगे। ये दिशा निर्देश कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों पर लागू नहीं होंगे और वहां पहले जैसी सख्ती ही रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सभी लोगों से यह अपील भी की कि वो बकरों का ऑनलाइन ऑर्डर देकर घर पर ही नमाज पढ़ें और सादगी से त्योहार मनाएं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बकरे की मंडी लगेगी तो लोग ज़्यादा आते हैं, फिर वहाँ डिस्टेंसिंग का एक सवाल फिर से एक प्रश्न उठेगा, इसलिए कहीं मंडी नहीं लगेगी और बकरे जो है उनको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर केवल 2 घंटे में पूरा हो सकता है, जिसमें अभी 4 घंटे का वक्त लगता है। ये जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा में 11 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी है, जिसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।
2023 तक तैयार होने वाले इस नए रूट से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को पहले बहादुरगढ़ पहुंचना होगा। बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे होते हुए ये रूट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और हरियाणा के जींद से ये कोटपुतली अंबाला हाईवे से मिल जाएगा, जिसके बाद अंबाला से होते हुए लोग चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे और दावा है कि इस नए रूट से केवल 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा जा सकेगा।